गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज हम यूनिट फर्स्ट और जो पेपर सेकंड है इसकी यूनिट फर्स्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय जो आज का हमारा है वो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। यह प्रश्न बच्चों अक्सर परीक्षा में लगभग प्रतिवर्ष पूछा जाता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे भारत के संविधान की धारा 45 में भी जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देने की बात कही गई है। इसी संदर्भ में ही भारत सरकार ने दिसंबर 2001 में जो सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम चलाया था वह भी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, इसी कार्य को प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण करने के लिए ही चलाया गया कार्यक्रम था। इसी संदर्भ में 2009 में भारत सरकार ने संसद में एक बिल पास किया जिसको संसद के दोनों सदनों, हमारे लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में अनुमति मिलने के पश्चात और राष्ट्रपति के द्वारा 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति के द्वारा उस पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद यह राइट टू एजुकेशन एक्ट जो था वो बच्चों के लिए एक शिक्षा का मौलिक अधिकार बन गया। तो जिसको 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में लागू कर दिया गया इस अधिकार अधिनियम को। तो यह जो राइट टू एजुकेशन एक्ट था इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या इसकी विशेषताएं हैं, यह बच्चों को किस प्रकार के अधिकार प्रदान करता है, तो उसके बारे में बच्चों हम इसमें पढ़ेंगे। यदि परीक्षा में क्वेश्चन आए तो सबसे पहले इसकी इंट्रो में हम ये लिखेंगे कि यह राइट टू एजुकेशन एक्ट जो था भारत सरकार के द्वारा 2009 में संसद में एक बिल पास किया गया जिसको दोनों सदनों की अनुमति मिलने के पश्चात राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद जो है 1 अप्रैल 2010 को इसको पूरे भारत में लागू कर दिया गया। इस राइट टू एजुकेशन एक्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, क्या इसकी विशेषताएं रही बच्चों, तो इसमें सबसे पहली जो इसकी विशेषता थी वो यही है कि राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। यह जो है बच्चों को 6 से 14 वर्ष के भारत देश के सभी बच्चों को फ्री और कंपलसरी, बिल्कुल निःशुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान करने की इसमें बात कही गई है कि देश के सभी बच्चों को जो है प्राथमिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा जो है वो बिल्कुल निःशुल्क और अनिवार्य रूप से प्रदान की जाएगी। यह शिक्षा जो है बच्चों का मौलिक अधिकार है, इससे उनको वंचित नहीं किया जा सकता। दूसरी बच्चों इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कही है ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट। भाई ये सरकार की ड्यूटी है, गवर्नमेंट की जिम्मेवारी होगी बच्चों को शिक्षा देना। अब तक जो उसमें जो हमारे संविधान में धारा 45 में क्लियर लिखा गया है लेकिन वो अब तक लागू नहीं हो पाया था। तो इसमें कहा कि सरकार की जिम्मेवारी मानी गई, सरकार की जिम्मेवारी होगी, गवर्नमेंट की जिम्मेवारी होगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी बच्चों को शिक्षा प्रदान करें, उनके लिए शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करे। दूसरा बच्चों इसमें कहा स्पेशल प्रोविजन फॉर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। जो बच्चे स्कूल से बाहर चले गए हैं, यानी कि जो शिक्षा छोड़कर चले गए बीच में ही, कोई सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में, इस प्रकार के भारत में बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूल में दाखिल हुए लेकिन वो बीच में ही अपनी शिक्षा छोड़कर चले गए। ऐसे बच्चों के लिए भी शिक्षा की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाएगी, उनको भी किसी प्रकार से शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ा जाएगा। दूसरी बात बच्चों इसमें कहेगी ड्यूटी टू एस्टेब्लिश स्कूल्स। भाई नए नए स्कूल खोले जाएंगे, कहां पर खोले जाएंगे? जहां जरूरत है, जिन क्षेत्रों में स्कूल नहीं है स्कूल खोलने की जहां पर जरूरत है वहां पर ये सरकार की जिम्मेवारी होगी कि सरकार जो है वहां पर क्या खोले, स्कूल खोलने की व्यवस्था करे। तो ये इसमें सबसे अच्छी बात कही। नेक्स्ट बच्चों से कहा ड्यूटी ऑफ लोकल अथॉरिटीज। जो लोकल अथॉरिटी है, जो हमारे स्थानीय अधिकारी हैं, चाहे वो डीओ हो, बीओ हो या और दूसरे स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी, उन सब की भी ये जिम्मेवारी इसमें निर्धारित की गई है कि वह ये देखें कि कहां पर स्कूल खोलने की जरूरत है और कहां पर बच्चे शिक्षा से वंचित रह रहे हैं। तो उन बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करना जो है वो लोकल अथॉरिटीज की, लोकल स्थानीय अधिकारियों की जिम्मेवारी इसमें निर्धारित की गई है। ड्यूटीज ऑफ पेरेंट्स, और भाई पेरेंट्स की भी, अभिभावकों की भी जिम्मेवारी इसमें निर्धारित की गई है। ये नहीं है कि सरकार की जिम्मेवारी है, अभिभावकों की भी जिम्मेवारी है। अभिभावकों का भी उत्तरदायित्व है कि वह अपने बच्चों को स्कूलों में दाखिल करवाएं। तो इसमें अभिभावकों की भी ड्यूटी निर्धारित की गई है। स्कूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो स्कूल है उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निर्धारित की गई है। जो
स्कूल खुले हुए हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो या निजी क्षेत्र के प्राइवेट स्कूल हो, कि वो भी बच्चों को जो है ना फ्री एजुकेशन दे। जो प्राइवेट स्कूल की इसमें बात की गई है कि वो वही 25% जो गरीब परिवारों के बच्चे हैं, जो कमजोर वर्गों के, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के, इस प्रकार के जो विद्यार्थी हैं, ऐसे जो है 25% विद्यार्थियों को वो बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाएंगे और उनकी जो फीस की व्यवस्था है वो सरकार के द्वारा की जाएगी। तो इस प्रकार की बच्चों में यह व्यवस्था की गई है। नो कैपिटेशन फीस, किसी भी स्कूल के द्वारा किसी प्रकार का कोई शुल्क दाखिले के रूप में नहीं लिया जाएगा। नो स्क्रीनिंग प्रोसीजर, कोई दाखिले के लिए कोई स्क्रीनिंग टेस्ट या किसी प्रकार का कोई कंपटीशन टेस्ट ऐसा नहीं लिया जाएगा। यह इसमें बच्चों इस एक्ट में क्लियर कहा गया है। और प्रूफ ऑफ एज ऑफ एडमिशन, भाई एडमिशन के लिए जो है बच्चे के लिए क्या इसमें एज की बात कही गई, उसके एज के लिए क्या प्रूफ होना चाहिए, तो उसमें उसका जो जन्म प्रमाण पत्र है उसका वह माना गया है इसमें वैध। और यदि किसी प्रकार से बच्चे के पास वो भी उपलब्ध नहीं है, फिर भी स्कूल उसको दाखिले से मना नहीं कर सकता। और स्पष्ट इसमें क्लियर कहा गया, नो डिनायल ऑफ एडमिशन, कोई भी स्कूल जो है वो इस एक्ट के तहत जो है बच्चों को स्कूल में दाखिला देने से मना नहीं कर सकता। कोई भी स्कूल ये नहीं कह सकता कि हम विद्यार्थी को दाखिला नहीं देंगे। तो ये एक्ट जो है बच्चों को बिल्कुल उनका मौलिक अधिकार बन गया है। दूसरा बच्चों से कहा है प्रोविजन ऑफ होल्डिंग बैक, भाई किसी भी कक्षा में विद्यार्थी को पिछली कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा, उसी कक्षा में नहीं रोका जाएगा, उनको जो है शिक्षा दी जाएगी निरंतर। और जो है सभी बच्चों को जो है मतलब एक प्रकार से पास ही किया जाएगा। यानी कि ये जो है ये तो मौलिक अधिकार बन गया बच्चों को शिक्षा देना, कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, उनको किसी कारण से पिछली कक्षा में नहीं रोका जाएगा। प्रोविजन ऑफ फिजिकल पुनिशमेंट, नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें है, प्रोविजन ऑफ फिजिकल पुनिशमेंट एंड मेंटल हरासमेंट। भाई फिजिकल पनिशमेंट की बात कही गई कि भाई किसी भी टीचर के द्वारा, किसी भी शिक्षक के द्वारा इस एक्ट में ये प्रावधान कर दिया गया है कि बच्चे को शारीरिक प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। उनकी जैसे पहले होता था कि बच्चों को छड़ी के द्वारा, डंडों के द्वारा पिटाई होती थी, अब बच्चों को स्कूल में इस प्रकार का दंड शिक्षक नहीं दे सकता। और ना ही मेंटल हरासमेंट की बात की, उसको मेंटली भी प्रयोग नहीं कर सकता कि भाई किसी को नालायक कह दे या कुछ भी ऐसा बोलते। तो ये टीचर का एक अधिकार था, वो जिससे टीचर जो था डर के कारण बच्चे जो है तैयारी करते थे परीक्षा में। ये भी इसमें एक प्रकार से कह दिया गया कि भाई कोई भी टीचर बच्चे को फिजिकल पनिशमेंट या मेंटल हरासमेंट बिल्कुल भी नहीं कर सकता। बिल्कुल सख्त कानून इसके लिए बना दिया गया। और नॉर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर स्कूल्स, जो स्कूल्स हैं, जो स्कूल खोले जाएंगे उनके लिए भी कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ नॉर्म्स बनाए गए हैं। इसमें क्या नॉर्म्स बनाए गए हैं, कितना स्कूल के लिए कितना भवन होगा, कितने उसका ग्राउंड होगा, और किस प्रकार की लैब होगी, किस प्रकार की साइंस लैब्स होगी, लाइब्रेरीज होगी। जो भी एक स्कूल की खोलने के लिए नियम निर्धारित सरकार के द्वारा किए गए हैं, वह इस एक्ट में स्पष्ट कर दिए गए हैं कि इस कोई भी स्कूल खोलने के लिए इस प्रकार के नियम अपनाए जाएंगे, तभी वह स्कूल मान्यता प्राप्त होगा। और स्कूल मैनेजमेंट, भाई प्रत्येक स्कूल की एक मैनेजमेंट होगी, चाहे वो बच्चों गवर्नमेंट स्कूल हो या कोई प्राइवेट स्कूल हो, तो उसकी एक मैनेजमेंट होगी। उस मैनेजमेंट में कुछ जो अभिभावक होंगे, स्कूल प्रिंसिपल होगा, कुछ सीनियर टीचर्स होंगे, लोकल से जैसे गांव से कोई भी सरपंच, पंचायत मेंबर्स, इस प्रकार की मिलाकर जो है एक स्कूल की कमेटी बनाई जाएगी जो हर प्रकार का जो है डिसीजन बच्चों के लिए लेगी। ड्यूटीज ऑफ टीचर्स, नेक्स्ट पॉइंट बच्चों से बताया गया, ड्यूटीज ऑफ टीचर्स। भाई टीचर्स की भी कुछ जिम्मेवारी निर्धारित की गई है। सरकार ने स्कूल खोल दिए, सब कुछ बच्चों का दाखिला भी कर दिया, लेकिन टीचर्स की भी जिम्मेवारी इसमें निर्धारित की है कि वो बच्चों को एजुकेशन दे और यह भी ध्यान करे कि आसपास कोई ऐसा बच्चा ना हो जो स्कूल में दाखिले से वंचित हो, जिसने स्कूल में दाखिला ना लिया हो। तो यह टीचर्स की जिम्मेवारी है कि ऐसे बच्चों का चयन करे, देखे कि कहीं पर कोई बच्चा शिक्षा से वंचित ना हो। दूसरा बच्चों प्यूपल टीचर रेशो, इसमें यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि भाई विद्यार्थी और शिक्षक अनुपात कितना रहेगा, किस प्रकार का विद्यार्थी और शिक्षक अनुपात होगा, कितने बच्चों पर एक टीचर की नियुक्ति की जाएगी, यह भी इस एक्ट में सरकार के द्वारा बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। और बच्चों इसमें जो है करिकुलम की बात कही गई है, जो बच्चों के लिए जो पाठ्यक्रम है वह किस प्रकार का पाठ्यक्रम होगा, बच्चों का जो मेंटल डेवलपमेंट करे, फिजिकल डेवलपमेंट करे, उनका जो ऑलराउंड डेवलपमेंट करने वाला करिकुलम इसमें बताया गया है, जो उनका बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक हर प्रकार से सर्वांगीण विकास करे।
इस प्रकार का बच्चों जो है इसके लिए इसमें करिकुलम रखा गया। इवैल्यूएशन प्रोसीजर की भी इसमें बात की गई है कि बच्चों का जो इवैल्यूएशन है वो कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव, व्यापक स्तर पर और निरंतर उनका जो है इसमें किया जाएगा। बच्चों के लिए जो उनका एक प्रकार से जो मतलब ये कह लीजिए कि जो वर्ष में जो परीक्षाएं पहले होती थी वो परीक्षा साल में एक बार तो ना लेकर जो है उनका लगातार निरंतर ही उनका प्रतिदिन और जो है बच्चों का इवैल्यूएशन किया जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों इस राइट टू एजुकेशन एक्ट की ये सारी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें बताई गई है। और जो है ड्यूटीज की बात कही गई है टीचर्स की, कि भाई टीचर्स की जो है ना इसमें पहले क्या होता था कि गैर शिक्षक कार्यों में टीचर्स की ड्यूटीज लगा दी जाती थी कि जिससे जो है शिक्षा का कार्य बहुत ज्यादा बाधित होता था। इस एक्ट में ये स्पष्ट क्लियर कर दिया गया है कि केवल और केवल जो विधानसभा और लोकसभा या कोई स्थानीय चुनाव में ही केवल शिक्षक की ड्यूटी लगाई जाएगी, या जो 10 वर्ष के पश्चात जो एक बार जनगणना होती है उसमें ही केवल टीचर्स की ड्यूटी लगाई जाएगी। बाकी किसी गैर शैक्षिक कार्यों में अध्यापकों की किसी प्रकार की कोई ड्यूटीज नहीं लगाई जाएगी, यह इस एक्ट में स्पष्ट कर दिया गया है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार जो है इस राइट टू एजुकेशन एक्ट की ये बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स रही। ये जो बच्चों का एक मौलिक अधिकार शिक्षा का जो बना दिया गया है, इसमें इसके तहत जो है ना बहुत सारा बच्चों को, आज देखो आप जो है बच्चों से किसी प्रकार के स्कूलों में कोई फीस नहीं ली जाती। प्राइमरी लेवल तक बच्चों को मिड डे मील की व्यवस्था बिल्कुल फ्री दी जा रही है। हर प्रकार की एजुकेशन को जो है वो बिल्कुल भारत सरकार के द्वारा प्राथमिक शिक्षा सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य रूप से प्रदान की जा रही है। तो प्यारे बच्चों, ये जो एक्ट था इसकी ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी है, मेरिट्स रही। तो इस एक्ट में कुछ कमियां भी बच्चों रही। वैसे तो इस एक्ट में बहुत सारी सरकार ने हर प्रकार की कमियों को दूर करने की इसमें बात की गई, और इसकी जो टोटल जो अमेंडमेंट करने की भी जो पावर है वह सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, कि समय समय पर सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें अमेंडमेंट भी कर सकती है, कोई बदलाव भी कर सकती है। तो इस एक्ट में बच्चों कुछ कमियां भी रही। जैसे कमियों की इसमें बात कहें तो कुछ इसकी जो डिमेरिट्स रही, जो इसकी कुछ दोष रहे, वो क्या है इस एक्ट में। एक तो बच्चों इसमें फंड्स के बारे में क्लियर नहीं बताया गया। फंड के बारे में इसमें कहा गया कि राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है मिलकर फंड की व्यवस्था करेगी, लेकिन उसका रेशो कितना रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कितने रेशो में देगी, स्टेट गवर्नमेंट कितना रेशो में इसमें अनुदान लगाएगी, वह इसमें क्लियर नहीं किया गया। दूसरा, जो ड्यूटीज की बात कही है टीचर्स की, कि वो केवल इलेक्शंस में या जनगणना में ही ड्यूटी देंगे, अन्य कार्यों में नहीं देंगे। लेकिन आज भी अक्सर देखा जाता है कि भाई टीचर्स की जो है ड्यूटीज जो है वो दूसरे शैक्षिक कार्यों में लगाई दी जाती है, जिससे शिक्षा कार्य जो है बाधित होता है। आज मिड डे मील की बात करें तो स्कूल के लगभग 1 या 2 टीचर तो सारा दिन मिड डे मील के कार्य में ही लगे रहते हैं। मिड डे मील में क्या बनेगा उसका सामान लाने में ही 2 टीचर की व्यवस्था इसमें लगी रही। तो इस प्रकार से भी बच्चों जो है इसमें कुछ ये बहुत सारी कमियां हैं। दूसरी इसमें जो कमी है कि भाई शिक्षकों से जो दूसरा निजी विद्यालयों की जो बात कही गई, निजी विद्यालयों की जो फीस की इसमें बात की गई कि 25% जो है निजी विद्यालय जो है वो क्या करेंगे कि बच्चों को जो गरीब तबके के जो बच्चे हैं, जो पिछड़े वर्गों के बच्चे हैं, उन बच्चों को फ्री एजुकेशन देंगे। लेकिन उनके लिए आज भी जो है बच्चों ये विवाद ही बना हुआ है कि सरकार ऐसे बच्चों की फीस का वहन कौन करेगा, सरकार करेगी या वो स्कूल बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे। इसमें भी थोड़ा सा कुछ विवाद है। तो ये कुछ कमियां इसमें है, लेकिन अगर इन कमियों को कुछ सरकार दूर करे तो यह एक्ट जो है भारतीय बच्चों के लिए शिक्षा में जो बनाया गया है वो वास्तव में ही सार्थक होगा, अगर इन कुछ कमियों को इसमें से दूर कर दिया जाए। प्यारे बच्चों, यदि परीक्षा में इस विषय पर लिखना आए आपको, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 किसी भी प्रकार से क्वेश्चन एग्जामिनर इसमें दे सकता है, तो आप इसके इंट्रो लिखेंगे कभी एक्ट बनाया गया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, इसकी क्या फीचर्स रहे, क्या इसकी विशेषताएं रही, और इसकी क्या थोड़ी सी कुछ जो कमियां थी वो कमियों को बताकर लास्ट में इसका कंक्लूजन हम लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, अक्सर प्रतिवर्ष परीक्षा में यह क्वेश्चन जो है बच्चों का पूछा जाता है। तो अगर किसी प्रकार की इस राइट टू एजुकेशन एक्ट को आप घर से पढ़ के आएंगे, कहीं पर कोई आपको कोई समस्या आए तो आप पूछ सकते हैं आकर। धन्यवाद बच्चों।